राजस्थान सक्षम राजस्थान के एक और लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अपनी कलाओं और संस्कृति के लिए विश्व भर में विख्यात है। ऐसी ही एक कला है मिनिएचर पेंटिंग, जो राजस्थान की संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे है और इसको पहचान देने का श्रेय जाता है उन कलाकारों को जो न सिर्फ ये पेंटिंग्स बनाते हैं बल्कि देश विदेश में बसे युवा कलाकारों को राजस्थान की इस पारंपरिक मिनिएचर पेंटिंग आर्ट की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक आर्टिस्ट, मास्टर मिनिएचर आर्टिस्ट रामू रामदेव जी से और साथ ही साथ उनके द्वारा प्रशिक्षित कलाकारों से जो दुनिया के अलग अलग कोनों में राजस्थान की इस कला को फैला रहे हैं। श्री रामू रामदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। जी नमस्कार, धन्यवाद जी। तो श्री रामू जी, आपकी जो कला है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। मैं हमारे दर्शकों को ये बता दूं कि श्री रामू रामदेव जी को न सिर्फ राज्य पुरस्कार से नवाजा गया है बल्कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। तो कैसा लगता है आपको इस स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और हाँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये पहचान पाना? देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना और पाना ये बहुत गौरव की बात है और मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करता हूं कि मैं भारतीय पारंपरिक कला के माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बना पा रहा हूं और इस कला को जो कि दिल और दिमाग में शांति प्रदान करती है उसको मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैंने अमेरिका में, लंदन में बहुत सी जगह इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट का वर्कशॉप लिया, वहाँ स्टूडेंट्स को तैयार किया और इतना तैयार किया कि वो अब इस कला को और आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप न सिर्फ इस कला के साथ साथ हैं, इस कला को खुद भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे युवाओं को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस सेशन में मैं बता दूं दर्शकों को कि हमारे साथ में सिर्फ ये आर्टिस्ट जो है श्री रामू रामदेव जी सिर्फ यही नहीं जुड़े हैं, बल्कि इनके द्वारा ट्रेन किए गए बहुत सारे युवा कलाकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनका एक श्रेय जयपुर राज परिवार को जाता है, क्योंकि मैं पिछले 24 साल से जयपुर राज परिवार के वहां पर एज ए आर्टिस्ट वर्क कर रहा हूं और हर वर्ष एक महीने का पारंपरिक चित्रकलाओं का और विभिन्न कलाओं का हम वर्कशॉप लगाते हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चे आते हैं और वो अपनी कला को निखारते हैं। तो उसी संदर्भ में हम विदेश भी गए। अमेरिका आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो ने भी हमें बुलाया और वहां भी वर्कशॉप लगाया। हमने ब्रिटिश म्यूजियम में भी वर्कशॉप लगाया, हमने लंदन में, ऑक्सफोर्ड में इन भारतीय पारंपरिक कला को रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ये आप जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इस तरह के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इस कला से प्रभावित होकर इन्हें सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में भी उतारते हैं। बिल्कुल, ये आप ही के लिए नहीं, ये हम सभी राजस्थान वासियों के लिए बल्कि और भारतवासियों के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी जो लोक कलाएं हैं, हमारी जो पारंपरिक कलाएं हैं, वो आज विदेशों में कोने कोने में पहुंचकर बहुत सारा नाम कमा रहे हैं। तो आइए अब मिलते हैं आपके ट्रेन किए हुए आपके कुछ स्टूडेंट्स से। जी, तो यहाँ जैसे कि मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मैं चाहूंगी आप ही बताएं रामू जी कि कौन से आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे आप पहला प्रश्न, पहली बातचीत करना चाहेंगे? ये बड़ा मुश्किल आपने प्रश्न मुझसे किया है। जो भी शुरुआत करे वो मेरे लिए अच्छा होगा। सबका जो प्रश्न है उनका उत्तर मैं दूंगा, जहां से भी आप शुरू करें वहीं से ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 7 समुंदर पार ही जाते हैं। तो शीतल जी से सबसे पहले हम जुड़ते हैं। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए आप हमें इस कला के बारे में और आपके जो गुरु महाराज हैं उनके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। पहले तो मैं सर से नमस्ते करूंगी कि मुझे बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है सर के थ्रू ये इंडियन मिनिएचर सीखने का।
मेरा इट्स माय फॉर्चूनेट दैट मैं ये कर रही हूँ। और मेरा क्वेश्चन सर से यही है कि सर जब आपने इसकी शुरुआत की और आप जब पहले लंदन आए और जब आपने ब्रिटिश म्यूजियम में अपना वर्कशॉप किया, तो आपको कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा? वहाँ के क्यूरेटर्स, उनको इतनी जानकारी थी अपने पेंटिंग्स के बारे में? देखिए 2005 में मैं वहाँ के क्यूरेटर से मिला था। उन्होंने मुझसे पेंटिंग्स खरीदी थी और उसके बाद में उन पेंटिंग्स को ब्रिटिश म्यूजियम में डोनेट भी कर दिया, तो वहाँ कलेक्शन में वो पेंटिंग है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर जाकर मुझे भारतीय पारंपरिक कला को सिखाना बहुत अच्छा लगा। तो मैंने जब वहाँ वर्कशॉप शुरू किया तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आए कि सर मैंने आपके ही स्टूडेंट से पेंटिंग सीखी है और वो आपकी फोटो और इंडिया में जिस तरह से अखबार में उनकी कवर किया था पेपर में, उनकी फोटो वो लगा के रखती है कि हमने जयपुर में रामू रामदेव जी से काम सीखा है और अब आप खुद आ गए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो उन लोगों को वहां जाकर के सिखाना मेरे लिए बड़े गर्व की बात रही और बहुत कम समय में वो लोगों ने बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी रहे। तो चूंकि विदेश में जाते हैं तो 7 दिन या 15 दिन का मतलब होता है 1 घंटा रोज, तो 15 घंटे का या 7 घंटे का वर्कशॉप होता है टोटल, अगर हम एक रोज के हिसाब से देखें। तो उन समय में भी उन लोगों ने बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाई और चूंकि मेरा 4-5 महीने पहले से प्रोग्राम बन जाता था, वो अपनी छुट्टियों को एडजस्ट करते थे और वो 4-5 दिन फ्री रहने के लिए एक्स्ट्रा काम करते थे और जब वर्कशॉप होती थी तो 7 दिन तक कंटिन्यू मेरा वर्कशॉप को अटेंड करते थे। तो उनका जो कला के प्रति समर्पण, जज्बा, सीखने की ललक मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैं भी फिर उसी भावनाओं से उनको सिखाया करता था, गुरु शिष्य परंपरा से। थैंक यू सर। जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से आपके लिए डिवोटेड हैं और किस तरह से जानना चाहते हैं। जी, अब मैं आती हूँ, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, चलिए बात हो गई सात समंदर पार की, तो अब आते हैं लौटकर अपने ही गुलाबी शहर जयपुर में, जहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वसुधा जी। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका वो फेज, मतलब टर्निंग पॉइंट क्या था आपके आर्ट कैरियर में? जी, मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि मेरा जन्म तो जोधपुर में हुआ और उसके बाद मैं जयपुर में आया और मेरे बड़े ब्रदर श्री गोविंद रामदेव जी मेरे गुरु हैं। पिताजी से हमने सीखा। इस तरह से हमारी गुरु शिष्य परंपरा की 7 जनरेशन है। लेकिन इस आर्ट को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में जो मेरा टर्निंग पॉइंट है वो 1997 मैंने जब सिटी पैलेस में अप्लाई किया था, मैं इस तरह की आर्ट सिखाना चाहता हूँ। तो प्रिंसेस दिया कुमारी जी को मैंने ये सारा समझाया कि इस तरह से हमारी पारंपरिक कला है और आप हमें जगह दीजिए, हम इस कला को फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं उनको भी बताएंगे, प्लस जो सीखना चाहते हैं उनको गुरु शिष्य परंपरा से फ्री में सिखाएंगे भी। और दिया कुमारी जी ने हमारी प्रपोजल जो था उसको स्वीकार किया और उन्होंने एक बहुत बड़ी जगह हमें सिटी पैलेस में प्रोवाइड कराई। तो जयपुर राजघराने से जुड़ने के बाद में ही एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया था और 96 में मैंने रंगरीत की स्थापना की थी, इसलिए की थी कि हो सकता है 5 साल बाद इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे, मैं लोगों को सिखा पाऊंगा, लेकिन 1 साल बाद ही मुझे सिटी पैलेस का बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म मिला। यहीं से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और इसके लिए मैं तहे दिल से राज परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिससे कि मैं देश विदेश तक जा सका और अपनी कलाओं का प्रचार प्रसार कर सका। बहुत धन्यवाद। और अब हम जुड़ना चाहेंगे जसप्रीत जो कि पंजाब से हैं। जसप्रीत, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज मैं चाहूंगी कि आप कुछ कहें। जी मैम। जी, जसप्रीत क्या बात करना चाहेंगी आप? जी,
मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में और मैं रिसर्च भी कर रही हूँ मिनिएचर पेंटिंग पे। तो मैं गुरुजी से मिली थी 2018 में, मैंने एक इंटरव्यू की थी इनसे। तो उसके बाद हम जब लॉकडाउन लगा तो गुरुजी ने बसौली मिनिएचर पेंटिंग की एक वर्कशॉप की, उसके थ्रू हम लोग काफी लोग जुड़े गुरुजी से। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है गुरुजी से, बहुत प्रभावित हूँ। लाइन रेखाएं जैसे गुरुजी की है जो काम है, इससे हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि आज के समय में आप मिनिएचर पेंटिंग को कहाँ देखते हैं? आज अगर हम इस दौर की बात करें और जो मिनिएचर पेंटिंग वो युग पुरुष बनाकर चले गए, वो पेंटिंग देखते हैं तो उसमें आज के दौर में बड़ा अंतर आ गया। हम दो चीज है, एक तो हम हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए पेंटिंग बनाते हैं, दूसरा है हम उसको अर्थोपार्जन के लिए पेंटिंग बनाते हैं। दोनों का मतलब है, एक क्राफ्ट में हो गया, एक आर्ट हो गया। लेकिन अगर आज के दौर में आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें आज के विषय, आज का जो माहौल, आज का जो आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में, आपके जहन में होती है। तो आज के दौर के हिसाब से अगर आप वो पेंटिंग करेंगे तो उसमें एक नयापन आएगा और मिनिएचर होते हुए भी वो आपकी अपनी इंडिविजुअल स्टाइल कहलाएगी और वो आज के दौर की मिनिएचर, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग कहलाएगी। तो उसके लिए साधना की जरूरत है और मेडिटेशन की जरूरत है। तो आज के दौर के अंदर अगर आप इस चीजों को ध्यान करके कुछ पेंटिंग बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा क्रिएशन करेंगे और आप रोज कर भी रही हैं कुछ ना कुछ। लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसको आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तब ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। और किसी चीज को देखकर बनाना और कॉपी करना और एक चीज को देखना, समझना, अपने दिल दिमाग में उतारना फिर बनाना, तब उसमें फोर्स आएगा। किसी चीज को देख करके अगर हम बनाएंगे तो उसमें फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स उसी पेंटिंग में या उसी लाइन तभी संभव हो पाएगी वो अपनी अंतरात्मा से निकलेगी। आपके दिल और दिमाग में इस चीज का भान होना चाहिए कि ये लाइन यहाँ से हमने शुरू की, कहाँ खत्म होगी। तो ये कॉपी करोगे जब संभव नहीं है, लेकिन आपका जब ओरिजिनल कोई चीज बनाओगे तो उसमें वो चीज संभव है। देवकी जी, आप सुन पा रही हैं तो प्लीज आप बताइए हमें। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि जब हम मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बात करते हैं या पढ़ते हैं कहीं पर भी, तो कभी भी हमें आर्टिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू कभी कोई कहीं पे हमने रीड नहीं किया है उसके बारे में कि आर्टिस्ट क्या सोचते हैं उन आर्ट के बारे में, कला के बारे में। हमें सिर्फ ये जानने मिलता है कि अच्छा इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका कैसे बनाया है, कौन सी शैली है। तो मुझे थोड़ा जानना है कि आप आर्टिस्ट, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कला के बारे में और आप इसको कैसे देखते हैं? आपके लिए आपकी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है ये कला की? देखिए, मेरी लाइफ में इस कला को मैं पूजा समझता हूँ, अपना ध्यान, अपना मेडिटेशन का मुख्य बिंदु में मानता हूँ। और बहुत सी किताबें, हजारों किताबें हैं जो कि पेंटिंग की स्टाइल पर हाँ है, किसके कलेक्शन में ये बहुत छपी हुई है और लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ आ जाता है उसकी टेक्निक के बारे में और उसकी आर्टिस्ट के बारे में। लेकिन आज के दौर में पेंटिंग को देखने के बाद में उनको समझाना, एक कलाकार क्या सोचता है उस पेंटिंग को देखने के बाद में, और 200-500 साल पहले जिस कलाकार ने वो कोई सी भी कोई पेंटिंग बनाई होगी तो उसके जहन में, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वहां का एटमॉस्फेयर क्या था। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब मैं वर्कशॉप लेता हूं तो उनके बारे में भी मैं बताता हूँ कि ये पेंटिंग है, इसमें आर्टिस्ट देखने के बाद में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। और मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया के जो आर्ट स्टूडेंट हैं उनको मैं ये समझा सकूं कि इस पेंटिंग में उस कलाकार ने क्या सोचकर ये पत्ती बनाई, ये आंखों की लाइनिंग की, या फोल्ड किस तरह से किए, या बैकग्राउंड है, बादल है, जमीन है,
पहाड़ है, इस तरह से उसने लाइनिंग की, उसका क्या सोच रहा। तो ये वर्जन एक चित्रकार जब देख के आप लोगों को, आर्ट स्टूडेंट्स को समझाता है, तो उसका अपना एक अलग ही अनुभव स्टूडेंट्स को होता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ऑनलाइन क्लासेस में ज्यादा से ज्यादा हर स्टाइल की पेंटिंग्स के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूं। आप लोगों को पहले मैं पेंटिंग्स भेजूंगा, फिर आपके व्यूज पूछूंगा, और उसके बाद में मैं क्या सोचता हूँ और आपको उसमें और बारीक चीज क्या देखनी चाहिए, क्या समझनी चाहिए, वो IQ भी मैं देने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। श्री रामू जी, आप एक मिनिएचर पेंटिंग आर्टिस्ट हैं और एक ऐसे आर्टिस्ट जो कि राजस्थान की कला को आज पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि श्री रामू रामदेव का विजन क्या है, तो क्या बताना चाहेंगे आप हमें? मेरा विजन एक ही है, और सबसे बड़ा यही है कि ये जो लुप्त होने वाली कला है, और ये जो आज का दौर है वो कंप्यूटर का दौर है। आज के यूथ में हर चीज यहाँ चाहिए की बजाती, उनको पैसेंस नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कैसे पैसेंस आए, किस तरह से वो इस कला से इम्प्रेस हो, उनमें किस तरह से मैं चेतना जगा सकूं। इसलिए मैं छोटे छोटे वर्कशॉप लेता हूँ, सिर्फ जयपुर में भी लिए हैं, जोधपुर में लिए, अमेरिका में लिए, लंदन में लिए। तो इन वर्कशॉप का मतलब ये है कि एक नई जमाने के लिए जिस तरह से जावण की आवश्यकता होती है, उसी तरह से ये मेरे छोटे छोटे कैंप वो जावण का काम करते हैं। तो इनके अंदर मेरे लॉ लगाना मेरा काम है, और फिर ये अपने आप ही उस कला की तरफ मूव हो जाते हैं और अपना क्रिएशन करने लग जाते हैं। तो कई तरह की इनके दिमाग में बातें होती हैं, चीज है कि मैं ऐसे करूं, मैं कंटेम्प्रेरी बनाऊं, मैं मॉडर्न बनाऊं, लेकिन मैं करूं आप सब कुछ बनाइए, लेकिन बेसिक चीज को समझिए आप। अगर आपको हिंदी पढ़ना सीखना है तो आपको असेनार आश्याम सीखना ही पड़ेगा, पारकड़ी सीखनी पड़ेगी। उसी तरह से सभी कलाओं की मैं समझता हूँ कि जो मूल आत्मा है वो हमारे पारंपरिक चित्रकला में है। अगर आप उसको थोड़ा महसूस करें, सीखें, तो अपना दुनिया में किसी भी तरह की पेंटिंग का आप क्रिएशन कर सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा विजन यही है कि लोगों के दिल दिमाग में पारंपरिक कला के प्रति सम्मान मैं जागृत कर सकूं, उनके प्रति उनकी चेतना जागृत कर सकूं, और जो सीखना चाहें उनको मैं सिखाने के लिए हर वक्त तत्पर हूं। और पिछले 40 वर्षों से हम चारों भाई हैं, मेरे बड़े भाई गोविंद रामदेव हैं, छोटे भाई श्यामू रामदेव, हेमंत रामदेव, और आने वाली जनरेशन जो हमारी राधिका, यामिनी, नीरज, मोनिश, इन लोगों ने मिलकर के ये जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, तो पूरा परिवार इसी विजन में लगा हुआ है कि किस तरह से हमारी ये डाइंग आर्ट है, हमारे देखते देखते खत्म न हो, इसको पूरी दुनिया तक फैलाते हुए न्यू जनरेशन को भी तैयार करना है। बस इससे अर्थोपार्जन भी हम कर सकते हैं। तो ये भी है मेरा एक एम है कि लोग कला भी सीखें और उनसे अर्थोपार्जन भी करें। आज यहाँ हमारे साथ में आपके द्वारा प्रशिक्षण दिए हुए बहुत सारे युवा कलाकार भी जुड़े हुए हैं, और सबके मन में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है जो वो आपसे करना चाहते हैं। रामू जी, आपसे यहाँ पर एक चीज जानना चाहेंगे कि आप एक राजस्थान की पारंपरिक कला को आगे बढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वो ये आता है कि क्या परंपराओं में एक हम जैसे कह सकते हैं ग्लोबल अपील वो होती है क्या? इसे किस तरह से कुछ इस तरह का बनाया जाए कि वो विश्व में रहने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जगह के लोग हों, उससे कहीं कनेक्ट कर पाए। एक आपसे ये जानना चाहेंगे, और दूसरा ये कि एक आर्टिस्ट के लिए कमर्शियल एंगल, ये दोनों चीजें कैसे मुमकिन है? देखिए, पहला प्रश्न तो आपने ये किया कि किसी भी धर्म का हो वो करे। तो आमना मुस्लिम है और यहाँ कोई जैन है और धर्म के हैं, सिख हैं, वो सब के सब बना रहे हैं। हमने जब बसोली स्कूल शुरू की तो उसमें भगवान राम का हमने चित्र बनवाया था। तो ऐसे कोई भी नहीं है जिन्होंने ये कहा नहीं साहब हम मुस्लिम हैं, हम राम नहीं बनाएंगे, हम जैन हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम सिख हैं, हम ये नहीं बनाएंगे। सब ने बड़ी शिद्दत के साथ में, बड़े समर्पण के साथ में, बड़ी लगन के साथ में वो चित्र बनाया, और उसमें जो कमियां थी हमने उनको दूर भी कराया, और वो सहज रूप से उन्होंने बनाया।
दूसरा, अभी जैसे आमना ने बताया कि बनी ठनी बनाने के बाद में बहुत इम्प्रूवमेंट, बनी ठनी हमारी राधा का स्वरूप है, हम राधा जी मानते हैं। अब हम ये कहें कि मुस्लिम है, इन्हें ये बोले नहीं हमें तो फ्लावर बनाइए। देखिए मुस्लिम कल्चर में वहाँ फिगर का कोई स्थान नहीं है। वहाँ आप फ्लावर बना सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर का इनका महत्व ज्यादा है, लेकिन फिगर वहाँ नहीं है। लेकिन एक कलाकार के लिए वो सब धर्म से ऊपर उठकर वो अपनी साधना करता है, अपने अंतःकरण की, अपने दिमाग की शांति को पाता है। पहला प्रश्न तो ये है, उसका ये उत्तर रहा। दूसरा, आपने पूछा कि ग्लोबल तरीके से कैसे, तो आप ये देखिए आज पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ किसी भी म्यूजियम में भारतीय पारंपरिक चित्रकला ना हो। पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी तरह की कलाएं हैं, उसका पूरे विश्व में अपना नाम है, उनका अपना महत्व है और लोग उनका लोहा मानते भी हैं। इसलिए फॉरेनर भी यहाँ सीखने के लिए आते हैं और एनआरआई जो विदेश में वहाँ रहते हैं वो भी सीखते हैं, प्लस अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। तो ये आमना जो है, इसकी तरह से और भी पाकिस्तान से कम 4-5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये वहाँ की यूनिवर्सिटी में पूरी अपनी एजुकेशन पूरी की और उसके बाद मेरे पास ये लोग आए, इन्होंने काम सीखा। अब इनको एहसास हुआ कि वास्तव में रियल मिनिएचर आर्ट क्या है और उसको अपनी कलाओं में किस तरह से डालकर ग्लोबल तरीके से आज के संदर्भ की पेंटिंग्स बनाई जाए, यूनिवर्सल सब्जेक्ट के सब्जेक्ट को चूज करके उसमें टेक्निक पुरानी हो, सैकड़ों साल पुरानी हो, उनको प्रयोग में लेते हुए नई नई पेंटिंग का क्रिएशन करें। तो ये कलाकार अगर परंपराओं से जुड़कर आधुनिकता की और वो कुछ क्रिएशन करता है तो वो अपने आप में बहुत नायाब चीज बनती है। वाह, क्या बात है रामू रामदेव जी। वाकई मानेंगे हम कि आपकी जो कला है और आप में जो एक हुनर है सिखाने का, वही, और ये तो प्रूफ हमारे पास है ही कि हमारे पास आपसे ही सीखे हुए, आपसे सीख रहे बहुत सारे ट्रेनीज जो हैं वो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके और हम यही चाहेंगे कि जिस तरीके से आप राजस्थान का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं, ये कला बहुत आगे तक जाए और आप जिस तरीके से इस कला को लोगों में बांट रहे हैं, जिस तरह से आप इसे सिखा रहे हैं, लॉकडाउन है तभी और उससे पहले भी, जैसे कि हमने सुना कि आप इस कला को सिखाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे ऑनलाइन। आप विश्व के कोने कोने में आपके स्टूडेंट्स हैं जो इस कला को बखूबी सीख रहे हैं और कितनी अच्छी तरह से सीख रहे हैं, ये भी हमने आज इस सेशन में जान भी लिया। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के और आपके उन सभी स्टूडेंट से जुड़कर जो आज यहाँ पर हमारे साथ इस जूम कॉल में मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे इस इनिशिएटिव प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव हमारा राजस्थान, सक्षम राजस्थान के बारे में आप कुछ जरूर कहें। जी, प्रिंसेस दिया कुमारी जी की तरफ से ये जो मुहिम चलाई जा रही है कि हमारा राजस्थान और सक्षम राजस्थान, ये राजस्थान महलों का, गढ़ों का, किलों का है, रंग बिरंगा राजस्थान है। यहाँ की कला संस्कृति हर 100 किलोमीटर के बाद में बदल जाती है, यहाँ की बोली बदल जाती है, यहाँ का खान पान बदल जाता है, यहाँ का रहन सहन बदल जाता है। तो ये प्रिंसेस दिया कुमारी जी ने जो ये प्रयास किया है कि कलाकारों को मंच प्रदान करें, वो अपनी बात को, अपनी कला को पूरे विश्व तक पहुंचाएं, ये बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है। हम उनकी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और वो सभी कलाकार जो हमसे आज यहाँ जुड़े हुए हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरह राजस्थान की इस सुंदर सी कला को विश्व के कोने कोने में यूं ही लेकर जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।